दोस्तों चैप्टर की शुरुआत में ही हमें हिनाटा की एक छोटी सी बैक स्टोरी देखने मिलती है, जहां हमें पता लगता है कि वो जब छोटी थी तब उसने अपने ही पिता का कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसके पिता की कंपनी बैंकरप्सी का शिकार हो गई थी। तो इसलिए उसके पिता अपने बाकी के परिवार के प्रति काफी वायलेंट रहते थे और अपना ज्यादातर वक्त घर से बाहर गैम्बलिंग करने में ही बिताते थे। अब ये काम दोस्तों हिनाटा ने इतने साफ सुथरे तरीके से किया कि किसी को भी उस छोटी बच्ची पर शक नहीं हुआ। लोगों को आखिर तक यही लगता रहा कि उसके पिता कहीं गायब हो गए, उनकी बॉडी तक किसी को नहीं मिली थी। उसके पिता के जाने से हिनाटा के परिवार की हालत बद से बदतर हो गई, शायद इसलिए क्योंकि उस छोटी बच्ची को ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत था। और फिर तब हमें पता चलता है कि हिनाटा उस वक्त हाई स्कूल में थी जब वो इसेकाइड हो गई। यानी हाई स्कूल के पहले दिन ही किसी तरह वो डायरेक्टली वहां से इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है। मतलब जहाँ एक तरफ हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने दिल पर खंजर खाना पड़ा था यहाँ आने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर हिनाटा बस यूं ही चलते चलते इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो गई और आते संग ही उसे यूसरपर की स्किल भी प्राप्त हो गई, जिसकी मदद से वो इस नई दुनिया में सर्वाइव कर पाई। तब इसके बाद हिनाटा की मुलाकात होती है कुछ होली नाइट से। दोस्तों ये वही लोग हैं जिनकी मदद से हिनाटा की होली चर्च में एंट्री हो पाई थी। उसके बाद हिनाटा की मुलाकात हुई शिजू और रयू की कागुरा से, जहाँ से हिनाटा ने अपने इनिशियल दौर में ट्रेनिंग हासिल करी थी। और ट्रेनिंग खत्म होते ही वो शिजू से दूर हो जाती है, ये कहकर कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो शिजू से सीख सकती है। दोस्तों शिजू हिनाटा के रवैये से नाराज नहीं थी। दरअसल वो तो इतनी अच्छी थी कि हिनाटा की ऐसे बर्ताव करने के बावजूद भी वो मुस्कुरा रही थी। हिनाटा को आज भी उस बात का मलाल है कि उसने उस वक्त शिजू से ढंग से बात भी नहीं की थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो शायद उसका आखिरी मौका हो सकता है शिजू को देखने का। और अब हिनाटा को जिंदगी भर इसी मलाल के साथ जीना होगा। वो बस विश करती है कि एक आखिरी बार वो शिजू को देखना चाहती है। और फिर उसी वक्त दोस्तों हिनाटा की आँख खुल जाती है और तब हमें पता चलता है कि वो मरी नहीं है बल्कि जिंदा है और अभी भी वो रिमोरू की बाहों में है। दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सबको याद दिला दूं कि इस लाइन की एक्सप्लेनेशन का 12वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो जाकर पहले वो देख लो और उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो चलो यार शुरू करते हैं। दोस्तों लेडी लुमिनस के आते ही लोग कंफ्यूज थे और शायद काफी हद तक हैरान भी, मगर वो लोग और भी हैरान हो गए जब लुइस वैलेंटाइन ने खुद को एज होली एम्परर और लेडी लुमिनस को एज गॉड लुमिनस के नाम से इंट्रोड्यूस किया। लोगों का ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि वहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोगों को छोड़कर और कोई भी गॉड लुमिनस के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं जानता था। बट अब क्योंकि खुद होली एम्परर ने इस बात को कंफर्म कर दिया, उन सबका हैरान होना बनता भी था। यहाँ तक कि ये बात रिमोरू भी नहीं जानता था। उसे लगता है कि लोगों में दहशत फैलाने वाला डीमन लॉर्ड और लोगों को मुक्ति देने वाला गॉड कोई एक ही इंसान कैसे हो सकता है। फिर रफाएल समझाती है कि एक मॉन्स्टर के लिए धर्म का इस्तेमाल करना काफी इफेक्टिव तरीका हो सकता है इंसानों पर राज करने का, और यही यहाँ लुमिनस ने किया। रिमोरू रफाएल से कहता है कि मुझे लुमिनस के इन तरीकों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वैसा देखने जाए तो रिमोरू के लिए ये ज्यादा जरूरी भी नहीं है, मगर रिमोरू बाकी के नाइट्स के रिएक्शन को देखकर ये नोटिस कर लेता है कि लुमिनस के खुद के लोग भी लेडी लुमिनस की ये सच्चाई नहीं जानते थे। और यहाँ पर मेरे ख्याल से रिमोरू के लिए अपना मुंह बंद करके रखना ही शायद सबसे बेस्ट आइडिया होगा, क्योंकि उसे याद है कि ऑक्टाग्राम में वेल्डोरा की वजह से बाकी डीमन लॉर्ड्स के सामने उसकी जब पोल खुल गई थी तब लेडी लुमिनस बहुत नाराज हुई थी वेल्डोरा पर। फिर लेडी लुमिनस वहाँ बेजान पड़ी हिनाटा के पास जाती है और रिजरेक्शन मैजिक का यूज करती है, जो एक होली मैजिक है, जिसके बाद उसे होश आ जाता है। और उठने के साथ ही रिमोरू की शक्ल को देखकर पता नहीं क्यों उसे शिजू की याद आ गई। वो फटाक से उठती है और रिमोरू से पूछती है कि उन लुमिनारिस का क्या हुआ। रिमोरू हिनाटा को शांत करते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, उनके कारनामों की सजा अब उन्हें मिलने ही वाली है। फिर दोस्तों रिमोरू को डियाब्लो का एक और बार कॉल आता है और तब रिमोरू पूछता है कि बताओ वहां पर क्या हुआ। डियाब्लो कहता है कि जैसा हमने प्लान किया था यहाँ सब वैसा ही हुआ है और बहुत जल्द डियाब्लो पर लगा हुआ आर्च बिशप के खून का इल्जाम भी मिट जाएगा। रिमोरू कहता है ठीक है, एक बार जब चीजें शांत होने लगे तो तुम वापस घर आ जाना और मुझे रिपोर्ट देना। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि लुमिनस बेहद गुस्से में थी। वो 7 लुमिनारीज से उनके किए गए दुष्कर्मों की वजह पूछती है, मगर उनसे इतना ही पता चल पाया है कि वो लोग किसी कारणवश हिनाटा को सबक सिखाना चाहते थे, बट ऐसा क्यों वो हमें यहाँ पता नहीं चल पाया है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि लुमिनस काफी गुस्से में थी, इसलिए वो 7 लुमिनारीज को उनके किए गए कर्मों के लिए उन्हें मौत की सजा सुनाती है। फिर लेडी लुमिनस अपना मैजिक यूज करती है जिसका नाम है डेथ ब्लेसिंग्स, जिससे हुआ ये कि आसमान से गॉड के अनसीन हैंड्स तीनों लुमिनारिस को पकड़कर आसमान में ले जाते हैं और उनके शरीर को कुचल कर नीचे जमीन पर पटक देते हैं। और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये किसी टाइप का एक होली मैजिक है। बुरे दोस्तों खेल यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ।
अब क्योंकि डियाब्लो ने 3 लुमिनारीज को ठिकाने लगाया और लेडी लुमिनस ने बाकी 3 को, तो अब भी एक लुमिनारी बच जाता है जो इस वक्त मौजूद है होली चर्च में, इस बात से बेखबर कि उसके सारे साथी अब मारे जा चुके हैं। वो कब से गार्ड को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट ना तो उससे कांटेक्ट हो पाया और ना ही उसके बाकी के साथियों से जो वहाँ डीमन का मुकाबला करने के लिए गए थे। उससे यही लग रहा है कि हिनाटा को शायद उसके प्लान का पता चल गया होगा और शायद इसलिए उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और वही फालमूद में वो डीमन भी उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा पावरफुल निकला। यहाँ पर उसे फिक्र हो रही है कि दोनों तरफ का उनका प्लान कहीं फेल ना हो जाए। फिर उसी वक्त वहाँ पर कार्डिनल निकोलस आ पहुंचता है। दोस्तों जहाँ तक मुझे याद है ये वही बंदा है जिसने हिनाटा को अकेले जूरा टेम्पल्स जाने से इनकार किया था। वो सीधे उस लुमिनारी को बिना वक्त गवाए कन्फ्रंट करता है क्योंकि किसी तरह उसे भी ये पता चल गया था कि लुमिनारीज ने रिमरू के भेजे क्रिस्टल बॉल वाले मैसेज से छेड़खानी की है और उनकी ऐसा करने के पीछे की वजह पूछता है, जिसका ऑब्वियसली उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बात को घुमाने की कोशिश करता है बट कार्डिनल उसकी बातें सुनकर तंग आ चुका था, इसलिए उस लुमिनारी पर डिसइंटीग्रेशन मैजिक का यूज करता है जिससे उसका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बट फिर दोस्तों हमें अगले पैनल में पता चलता है कि वो लुमिनारी तो सिर्फ एक पपेट था जिससे ग्रैंड बेल रोसो स्पिरिचुअली कनेक्टेड था और उससे कंट्रोल कर रहा था। यानी जिसे कार्डिनल ने अपने मैजिक से मारा वो सिर्फ एक बेजान शरीर था जिसे ग्रैंड बेल अपने घर पर बैठे बैठे अपने किसी मैजिक के द्वारा कंट्रोल कर रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो अपने काले कारनामों के लिए गॉड लुमिनस के नाम का इस्तेमाल कर सके। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लैंडा वहाँ डियाब्लो का मुकाबला करने के बजाय वहाँ से भाग गई थी, बट यहाँ हमें पता चलता है कि वो वहाँ से भागी नहीं थी बल्कि वो वहीं पर छुप छुप कर सब दिख रही थी और वहाँ जो कुछ भी हुआ वो ग्लैंडा यहाँ आकर मारिया बेल को बता देती है। दोस्तों मैंने अगर आपको पहले नहीं बताया तो जान लो कि मारिया बेल बुड्ढे ग्रैंड बेल रोसो की पोती है और ग्रैंड बेल उसका ग्रैंडफादर है। मारिया बेल को ग्लैंडा ने उसे जो कुछ भी बताया वो यहाँ आकर अपने दादाजी को सब कुछ बता देती है और उस बच्चे को दोस्तों पता नहीं किसने बताया बट उसे ऐसा लग रहा है कि डीमन लॉर्ड रिमरू तेजी से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इस दुनिया पर इकोनॉमिकली राज कर सके। दोस्तों मैंने कुछ वीडियोस पहले ही आपको ये बता दिया था कि रोसो परिवार इस दुनिया पर किसी भी तरह से राज करना चाहता है और उस बच्ची को मारिया बेल को ये लगता है कि रिमरू रोसो फैमिली की जगह लेना चाहता है और वो अपने दादाजी को भरोसा दिलाती है कि ऐसा जरूर होगा। जिसके बाद दोस्तों ये रिवील होता है कि मारिया बेल भी इस दुनिया में रीइंकार्नेट होकर आई थी और वो कसम खाती है कि अगली बार वो रिमरू को जरूर हरा कर रहेगी। फिर दोस्तों अगले पैनल में हम रिमरू को देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि रिमरू वर्स्ट केस सिनारियो के लिए भी रेडी बैठा हुआ था। यानी अगर डियाब्लो रिमरू को कॉल करके 7 लुमिनारीज के प्लॉट की जानकारी नहीं देता तो हो सकता था कि हिनाटा के एक्शंस की वजह से होली चर्च और टेम्पल्स के बीच एक ऑल आउट जंग छिड़ जाती और रिमरू इसके लिए भी तैयार बैठा हुआ था। फिर दोस्तों वहाँ पर वेल्डोरा आ जाता है और उसे यहाँ देखकर रिमरू भी बहुत गुस्सा होता है और उसे डांटने लगता है क्योंकि रिमरू ने उससे शहर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था। वेल्डोरा कहता है कि जब वो घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो उसने इस दिशा में किसी जाने पहचाने डीमन लॉर्ड को सेंस किया, तो इसलिए वो यहाँ आया ये देखने के लिए कि वो जाना पहचाने डीमन लॉर्ड है कौन। दोस्तों वेल्डोरा की बातें सुनकर होली चर्च के नाइट्स में घुस-पुस शुरू हो जाती है। वो लोग कंफ्यूज थे क्योंकि उनमें से ये कोई भी नहीं जानता कि जिसे वो लोग गॉड मान रहे हैं दरअसल वो एक डीमन लॉर्ड भी है। तो ये सुनकर रिमरू भी अपना माथा पीटने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वेल्डोरा की वजह से टेम्पस्ट और होली चर्च के बीच रिलेशन बनने से पहले खराब हो जाए। मगर रिमरू किसी तरह उसका मुंह बंद कर पाता उससे पहले ही वेल्डोरा वहाँ सबके सामने हक देता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और 7 लुमिनारीज वाला ये आर्क यहीं ख़त्म होता है और हमारा वीडियो भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing Mr. Brownie, birds I'm flowing Giga drain, my money growing Give me brain war, total soaking Squirtle squad, my boys in the ocean Give me pussy and rub it with lotion We evolved and it caused a commotion Hit the plug with them hyper potions Some hyper potion Yeah Johnny Grove out, hit you with a leak